हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं हम, और क्वांटम नंबर्स का हमने काफ़ी पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। किस तरह से निकालते हैं, कितने क्वांटम नंबर्स हैं, वो हमने देख लिया था। उसके बाद उसी चीज़ से हम कैसे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं वो भी हमने देखा था। SPD की जो है हमने शेप्स देखी थी। एक बॉल के सहारे, एक बॉल विद द हेल्प ऑफ अ बॉल, बहुत इजीली हमने समझा था कि क्या शेप्स होती हैं उन ऑर्बिटल्स की। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, S में 1 है, P में 3 है ना, D में कितने 5 हैं, F में 7 है। उस तरह से हमने देख लिया था। ऑल राइट, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर आज का जो पोर्शन है उस पर चलेंगे, और उसके बाद ये जो लेसन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा ऐसा जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाता है सॉल्व तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, अब वहाँ पे भी मुझे जो है पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं निकल रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, अभी बिल्कुल आप 10th से 11th में गए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम से ही हमें सब कुछ आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, और अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो हम बिल्कुल डिसअपॉइंट होके बैठ जाएं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता है क्लास में क्या हो रहा है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आपको समझ आता जाएगा। इस स्टेज पे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, और दूसरा कि किस तरह से सवाल बनाने, किस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, ठीक है, आपको समझ आ गया है, पर अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फायदा नहीं होगा। और तीसरी बात है कि डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक बार ही नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरी बार करो, तीसरी, डू इतने टाइम्स वो चीज करो, डू दैट थिंग एज मेनी टाइम्स जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता है। और एक टाइम आएगा जब आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। जस्ट आप बिल्कुल 10th से आए हैं, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, सारे अब एक लेवल पे हैं। ऑल सबके सब ऑर्बिटल्स जो है वो एक लेवल पे है, एक एनर्जी है सबकी, और यहाँ से डिसाइड होगा जो जितना ग्रास्प करेगा उसकी एनर्जी कितनी जाती है। ऑलराइट, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था लेकिन मुझे लगा कि वहां से बहुत क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 328 किलो जूल पर मोल। व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिटल। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था तो हमने कहा था कि एनर्जी के बारे में भी बताता है ये हमें, तो एनर्जी की एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने। अब आपको इक्वेशन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देखो एक ये चीज भी देखनी होती है कि आपको सब नहीं पढ़ लेना होता है। यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन द बुक, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। आपको बहुत सिलेक्टिवली स्टडी करना होता है, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ये जो इक्वेशन में लिखूंगी इससे आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि क्या चीज मुझे हमेशा के लिए याद रखनी, किस चीज से मेरे सवाल जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन हमने लिखी थी -2π² z² me4 अपॉन n² h²। अब देखो सेकेंड बोहर ऑर्बिटल, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रखी है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रखी है, और एनर्जी की बात कर रखी है। तो ऐसी इक्वेशन हमने सिर्फ एक ही पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, E = -2π² z² me4 अपॉन n² h²। अब इसमें सारी चीजें तो कांस्टेंट थी, सिर्फ क्या चीज बदल रही है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बदल रहा है। और क्या रिलेशन है इनका, ये एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही उन दो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस जो है ऑर्बिटल्स का वो कम होता जाएगा। यानी कि हमारा जैसे जैसे n बढ़ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में तक जाना है ना हमें, तो जैसे जैसे ये n बढ़ता जाएगा तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कैसी आएगी, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इन दो ऑर्बिटल्स का वो क्या है, कम हो जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां करते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। देखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n² के। सेकेंड ऑर्बिटल के लिए एनर्जी दे रखी है 328 इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो, 1/n², दैट इज 2² विच इम्प्लाइज
328 इज इक्वल टू 1/4। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, माइनस होगा, ये माइनस में होगी एनर्जी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, कौन सी है ये एनर्जी, सेकंड ऑर्बिटल की है, E2 की एनर्जी है, ये भी E2 की एनर्जी है। चलो इसको हटा देते हैं। यहां पे देखते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो E2 इज इक्वल टू 1/n²। E2 की वैल्यू क्या है, -328 इज इक्वल टू 1/2², दैट इज -328 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। E4 पूछी हुई है और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो E4 किसके बराबर होगा, E4 बराबर होगा 1/4², दैट इज E4 विल बी इक्वल टू 1/16। ठीक है, इसके बराबर होगा। बस एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगी। सारी चीजें दी हुई है ना, एक नहीं दी हुई है। ऐसे जब दो इक्वेशंस बनती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करके जो है उनका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कैसे भी कर दो। 2 को 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, E4/-328 इज इक्वल टू, पूरे करके बताती हूँ, 1/16/1/4, इस तरह से आ जाएगा। तो E4/-328 विल बी इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 4/16 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इस तरह से 4 ऊपर चल जाएगा ना, 4 4 16, तो E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 328 वहां चला जाएगा और 4 नीचे है, तो 4 9 4 8 अरे फिर से मैंने 384 लिख दिया। इट विल बी -328/4, 4 8 32 एंड 4 2 8। तो हमारे E4 ऑर्बिटल की, फोर्थ ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, -82। यूनिट लगाना कभी भी नहीं भूलना है। -82 तो आपने बता दिया, लेकिन क्या है वो, किलो जूल्स पर मोल। पर मोल की एनर्जी कितनी है, -82 किलो जूल्स। तो देखो एनर्जी कम हो रही है ना, यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, 328 किलो जूल, और फिर फोर्थ ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस कितना रह गया, -82। ये तो पता है ना कि -82 जो है वो -328 से ज्यादा है। 82 328 से कितना है, कम है। लेकिन जब हम नेगेटिव स्केल पे चलते हैं तो 0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2 आएगा, जाते जाते -82 आएगा, फिर जाते जाते -100, -200, -328 आएगा। तो 82 एनर्जी जो है वो डिफरेंस कम हो रहा है n के बढ़ने के साथ। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें ये पूछा कि उस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसके n की वैल्यू 4 है और ml की वैल्यू +1 है। कितने मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिसके क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं n इज इक्वल टू 4 और उसका कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दे रखा है +1। करके देखते हैं। जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 1 2 और 3। इतनी वैल्यूज हो सकती है ना मेरे पास l की। जब n की वैल्यू 4 है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 या 3। क्यों, क्योंकि l के कितना होता है, 0 to n-1 जो है वो रेंज कर सकता है। समझ आ गई इतनी बात। अब देखो ml की वैल्यूज निकालनी है। जब ये s है, ये p है, ये d है और ये f है। s के लिए, s सबशेल के लिए ml की क्या वैल्यू होती है, 0। ठीक है, जब p सबशेल होता है तो ml की वैल्यू कितनी होती है, या फिर मान लो कि जब l की वैल्यू 0 है, जब l की वैल्यू 1 है, तो ml की वैल्यू कितनी होती है, -1 0 एंड
+1 -L to +L रेंज करती है ना वैल्यू। जब 2 होती है L की वैल्यू, D होता है, तब ML की वैल्यू कैसे रेंज करती है? -2 -1 0 +1 एंड +2। उसके बाद जब 3 होती है, F होता है, तो ML की वैल्यू कैसे रेंज करती है? -3 -2 -1 0 +1 +2। समझ आ गया किस तरह से लिखी हमने? आप तो ML वैल्यूज निकालनी आती है ना, -L to +L निकल के आती हैं। यहाँ पे L की वैल्यू 1 थी तो ये लिख दी, 2 थी तो -L to +L लिख दी, 3 थी तो -L to +L लिख दी। अब देखो +1 कहाँ कहाँ आ रहा है? +1 तो यहाँ भी आ रहा है, ML की वैल्यू +1 दे रखी है, ठीक है। और इन सब के लिए n की वैल्यू क्या है? 4 है। n की वैल्यू तो रह सकती है ना 4, n = 4, तभी तो L की वैल्यूज इतनी आ रही है। n की वैल्यू कांस्टेंट है। अब देखो +1 यहाँ भी आ रहा है, +1 यहाँ भी आ रहा है और +1 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 3 ऐसी जगह है जहां पे मेरे पास +1 जो है ML की वैल्यू निकल के आ रही है। अब ये जो मैं सारे लिखती हूँ, जब हमने शेप्स पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। 7 होंगे इसमें 5 होंगे ऑर्बिटल्स, और p में कितने होते हैं? 3, और s में कितना होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। 1 है, इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड +3 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखो इसमें ये नहीं पता होता है कि -1 किसको दूं, +1 किसको दूं, 0 किसको दूं। इसको -1 0 +1 बाय कन्वेंशन हम इस तरह से लिखते हैं कि इसको -1, इसको -2 दे देंगे, इसको -1, इसको 0 +1, इसको +2। तो देखो +1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस वाले +1 में भी 2 आएंगे और इस वाले +1 में भी जो है मेरे पास दिस विल बी -3 -2 -1 0 प्लस, इसमें भी जो है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा ऑर्बिटल जिसमें n की वैल्यू 4 हो और ml की वैल्यू +1 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भर रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होंगे ना तो यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे भी कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या, इसमें तो 2 होंगे ही होंगे, इसमें कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का पढ़ने का टॉपिक है। तो एक एनर्जी का था, एक हमने ये वाला देख लिया। देखो कॉन्सेप्ट आपको लगाना आना चाहिए, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन किस चीज से किस तरह से करनी है उसकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, बट अगर आपको लगता है कि मेरी पेस बहुत फास्ट है तो मैं थोड़ा धीरे कर दूंगी उसको। आओ आज का टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाते हैं इन ऑर्बिटल्स में, किस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ये जो ऑर्बिटल बना रहे हैं ना हम, किस तरह से फिल किए जाते हैं। अच्छा इनके शेप्स तो पता है ना आपको, ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये भी पता है किस तरह से दिखते हैं। इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, है ना, एक ऑन द एक्सिस होता है इस तरह से, और एक जो है वो इस तरह से होता है, और 3 इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। पता लग गया ना, शेप्स इस तरह से आती है हमारे पास डी की और पी की। चलो अब देखते हैं किस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में। केमिस्ट्री इज जस्ट गवर्न्ड बाय रूल्स। सिर्फ रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तभी आएंगे जब उस रूल से कोई डेविएशन, कुछ हटके शो रहा होगा, तभी जो है वो क्या आती है हमारे पास। कोई भी जो है कोई डिफरेंस आ रहा है कि हम कह रहे हैं कोई एक्सेप्शन आ रही है, वो तभी आएगी। अदरवाइज केमिस्ट्री हमेशा रूल से गवर्न होती है। अगर आपको रूल पता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, देखो इससे पहले कि हम ये पढ़े कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ये पढ़ना जरूरी है कि एनर्जी का क्या है। देखो कि मान लो कि 2 क्लास में बॉयज हैं, है ना,
एक जो है वो बहुत ही शांत है और एक जो है वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है। एक की एनर्जी हमेशा हाई रहती है और एक की एनर्जी जो है वो थोड़ी डाउन रहती है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें उन्हें अलग करना पड़ेगा ना अपनी एनर्जी के हिसाब से। कैसे सेग्रीगेट करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से चुप रहते हैं मैं उनको एक तरफ कर दूंगी, किन की एनर्जी कम है उनको एक तरफ करूंगी, किन की उनसे ज्यादा है फिर उनको रखूंगी, और जिनकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे एंड में रहेंगे, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी। ठीक है, उसी हिसाब से इन ऑर्बिटल्स को भी एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया जाता है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे आगे, अपने आप ही बेचारा आगे आ जाएगा जो बेचारा शरीफ सा होगा, और जो बहुत ज्यादा जिनकी एनर्जी होती है वो पीछे रहते हैं। जैसे क्लास में जो बहुत ज्यादा नॉटी बच्चे होते हैं, बहुत एनर्जी जिनकी होती है, वो हर टाइम बैक बेंचर्स बन के रहते हैं। तो इसी तरह से जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो पीछे रहते हैं और जिनकी कम होगी वो आगे रहते हैं। किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हम देखेंगे। देखो, एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल्स की वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अलग सी होती है और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अलग सी होती है। ऐसा समझ लो कि यहाँ क्लास में एक ही बच्चा है और यहाँ पे क्लास में बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अब जब एक ही बच्चा है तो क्या एनर्जी का कुछ उसमें डिफरेंस होगा? बस बेंच के नंबर में डिफरेंस होगा कि ये फर्स्ट बेंच है, ये सेकंड बेंच है। अब वो कहीं भी बैठे उसकी एनर्जी क्या है, सेम ही रहनी है। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम पॉजिटिव हो सकता है, लिथियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू सेम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है। यानी कि ये तो आ गया 1s, सबसे पहले 1s आता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू सेम है, इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, एनर्जी सेम, 1s तो 1s ही होता है। क्या 1p होता है, एग्जिस्ट करता है 1p? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो हमें पता है, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से कम होती है। अब देखो 2s और ये आ गया 2p। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3s, मैं बताती हूं आपको, 3p 3d। ये कहता है कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो ना किसी स्पीशीज में, तो वहां पे अगर n की वैल्यू सेम हो ना, तो सब शेल्स की एनर्जी, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। 1s में तो एक ही है, 2s और 2p। 2s में रखो इलेक्ट्रॉन को या 2p में रखो, उसकी एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो सेम है। 2s और 2p जो है वो एक ही लेवल पे रहेंगे। चेंज क्या हो रहा है, s और p चेंज हो रहे हैं, बच्चा तो सेम ही है ना, n की वैल्यू तो सेम ही है, तो उसकी एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। बेंच आप चाहे उसको s वाले बेंच पे बिठा दो, चाहे p वाले बेंच पे बिठा दो, पर उसकी एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। मान लो कि उस बच्चे की एनर्जी को हम 3 नाम दे देते हैं, तो बच्चे की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, चाहे वो आप उसको s वाले बेंच पे बिठा दो, p वाले बेंच पे बिठा दो या d वाले बेंच पे बिठा दो, उनकी एनर्जी क्या है, सेम ही रहेगी। ठीक है, 2s 2p में एनर्जी सेम होगी, 3s 3p 3d की सेम होगी। उसके बाद आप 4s 4p 4d 4f बनाओगे तो उन सब की एनर्जी जो है वो सेम होगी। पर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे n की वैल्यू सेम हो तो एनर्जी सेम नहीं होती है। कुछ रूल्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है, हम बताएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, क्यों ज्यादा है, वो भी कोई ना कोई रूल्स हमें बताते हैं। ठीक है, वो रूल्स हम याद करेंगे। आप एक बार ही वो रूल्स याद कर लो कि आपको उम्र भर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं भूलेगी। आपको एक बार बस रूल पता हो गए तो आपको उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कि कितने एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए उसका, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो उसके बाद आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे देखो, जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात की ना, तो n की वैल्यू तो चेंज हो रही थी, n की वैल्यू बढ़ने के साथ तो एनर्जी बढ़ रही थी। देखो 1s था, फिर 2s और 2p था, फिर 3s
3p और 3d था, तो ऐसे जो है एनर्जी बढ़ रही थी, यानी कि 1s की 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा थी, 3s की एनर्जी 1s से ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू पे क्या एनर्जी डिपेंड कर रही थी? L की वैल्यू पे तो एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है ना। L की वैल्यूज क्या है? ये L की वैल्यू है, L की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। L की वैल्यू कोई भी हो, अगर उसका n सेम है तो उसकी एनर्जी सेम रहने वाली है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो एनर्जी है वो L की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है कि L की कितनी वैल्यू होगी तब हम कहेंगे कि एनर्जी कम है, L की वैल्यू कितनी होगी। वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज डिपेंडेंट ऑन L, whereas for single electron species the value of energy is independent of the azimuthal quantum number or the value of L। वो कहाँ पे प्रेजेंट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस n की वैल्यू पे जो है वो एनर्जी बढ़ रही है ना, बेंच का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, बाकी उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ही है। इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम है, बस ये है कि इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। इस तरह से n की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन इस तरह से सब शेल L की वैल्यू के वो इंडिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कैसा होता है। सबसे पहले है कि अगर L की वैल्यू ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। L की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और इस केस में हमारे पास N की वैल्यू जो है वो सेम होगी। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ N, जिसके L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज मेरे पास 3s 3p और 3d प्रेजेंट है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? L की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है? L की वैल्यू 2। अगर मैं बात करती सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती तो सारों को मैं एक ही लेवल पे बना देती, 3p और 3d इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में L की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d की, फिर 3p की, और फिर होगी एनर्जी 3s की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि कई बार क्या होता है कि n की वैल्यू का तो हमें पता चल रहा है कि 3 है ना। यहाँ पे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। 3d की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? अब आप इस रूल से क्या बता सकते हैं इसमें कैसा होगा? यहाँ पे n की वैल्यू तो सेम नहीं है, n की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो ये रूल तो इस पे अप्लाई नहीं होगा कि l की वैल्यू हम ज्यादा देखेंगे कि हाँ ठीक है इसमें l की वैल्यू ज्यादा है, इसमें l की वैल्यू कम है, तो इस तरह से देख लें। इस केसेस में एक रूल लगता है जिसको कहते हैं बोहर-ब्यूरी रूल। बोहर-ब्यूरी ने एक रूल दिया, नील्स बोर और ब्यूरी ने एक रूल दिया जिसे कहते हैं n+l रूल। n+l रूल कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, n+l, 3d की n+l वैल्यू निकाल लो। n+l रूल क्या कहता है कि ग्रेटर द n+l वैल्यू ग्रेटर विल बी द एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी लिखी हुई है। 3d की वैल्यू क्या होगी? n+l, n क्या है इसका? 3, और d की वैल्यू क्या है? 2, आ गया 5। 4s की निकालो n+ वैल्यू, n, और l की वैल्यू क्या है? 0। 4, तो किसकी n+l वैल्यू ज्यादा आई? इसकी वैल्यू ज्यादा आई, इसलिए 3d की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा होती है। कई बार क्या होता है कि n+l की वैल्यू सेम आ जाए, हो सकता है ना ऐसा कि n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे?
n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे। यहाँ पे तो हमने ये देखा कि कई बार किसी ऑर्बिटल का n की वैल्यू कम हो तब भी उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। अगर इस रूल के हिसाब से चले जो हमने पहले पढ़ा था तो n की वैल्यू ज्यादा हो उसकी ज्यादा एनर्जी होती है, पर यहाँ पे क्या है, इसके n की वैल्यू कम है, इसकी n की वैल्यू ज्यादा है, फिर भी इसकी एनर्जी ज्यादा है। वो गवर्न कर रहा था बोहर-ब्यूरी रूल। अब मान लो कि n प्लस एल की वैल्यू ही सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे उस केस में। फॉर एग्जाम्पल 4f और 5d लेके देखते हैं। 4 n प्लस एल वैल्यू निकालो, 4 प्लस इसकी कितनी होती है 7 और 5d, d की कितनी होती है 2, 7। लो ऐसे केस में क्या करोगे, n प्लस एल की वैल्यू, हम तो कह रहे थे कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए हम कह रहे थे 3d की एनर्जी किससे ज्यादा है, 4s से ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो n प्लस एल की 7 आ गई, 7 आ गई। ऐसे केस में जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे n की वैल्यू किसकी ज्यादा है 5 की, और यहाँ पे 4 की कम है ना, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5d की एनर्जी जो है वो 4f से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ये सारा पढ़ लिया अब भी नहीं पता चल रहा है तो अब हम एक चार्ट पढ़ेंगे, उससे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। ये तो रूल्स हैं, आपको रूल पता होना चाहिए ना किस तरह से फिल किए जा रहे हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमने हाइड्रोजन का पढ़ा कि n की वैल्यू अगर सेम होगी तो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, l की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है। फिर हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में देखा कि l की वैल्यू के इंडिपेंडेंट नहीं होते, जितनी ज्यादा l की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या है 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे 4s से, तो वहां पे हम बोहर-ब्यूरी रूल लगाते हैं। वहां पे बोहर-ब्यूरी रूल लगा के हम देख सकते हैं जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर n प्लस एल की भी सेम आ जाती है तो n की जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बस जो चीज ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, ये एनर्जी पड़ी क्यों, मैंने तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो इस एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम एनर्जी के ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात लग गई पता। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसको मैं सबसे पहले भरूंगी, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उस ऑर्बिटल को जो है मैं बाद में भरूंगी। इतना लग गया पता। यह गवर्न करता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोग्रेसिवली डाले जाते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब याद करो जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमने n की वैल्यूज और l की वैल्यूज के हिसाब से ऑर्बिटल्स निकाले थे। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे, देखो 1s 2s 2p, यहाँ पे क्या थी n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, इस तरह से निकाला था ना। l की वैल्यू 0 थी, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3, पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। फिर n की वैल्यू 3 थी तो 3s 3p एंड 3d, देन 4s 4p 4d 4f, देन 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं 6s 6p 6d 6f और 6g 6h भी होगा। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं देखो, 1s से शुरू होगा, 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है, नीचे को बढ़ रही है। किस तरह से ऑर्बिटल्स भरेंगे, देखो 1s से भरना शुरू करूंगी मैं।
1s, फिर भरूंगी 2s, फिर भरूंगी 2p। यहां तक तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि जिसके L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। 2s 2p, फिर 3s भरूंगी, देन 3p। अब 3p के बाद मैं 3d नहीं भरूंगी, 4s भरूंगी। क्यों? क्योंकि एक तो हम ही ने ये देख लिया कि n प्लस एल की वैल्यू 3d की ज्यादा होती है, और वैसे भी आप इसको सिमेट्री के हिसाब से देखो। जब मैंने याद किया था तो केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको सिमेट्री भी देखनी पड़ती है, किस तरह से आपको याद हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो अगर नहीं याद है क्या हो रहा है तो ये देखो ऐसे आ रहा है ना ये, तो 3p 4s। अब फिर से इसको एंड में ले जाओ, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4d, यहां से थोड़ी ले जाऊंगी मैं इसको, 5s आएगा, देन 4d आएगा। इस तरह से जो है हम इसको भरते जाते हैं। देन 5p आएगा, 6s आएगा, फिर 4f, और इस तरह से जो है हम इसको भरते हैं। थोड़ी सी लिखते हैं, देखो 1s भरेंगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, देन 4s, देन 3d, देन 3d के बाद हमने क्या पढ़ा, 4p, 4p के बाद हमने भरा 5s, देन 4d। इतना काफी है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब पहले जब आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो इसका एटॉमिक नंबर होता था 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने होते थे, तो हम कैसे लिखते थे, 2, 8 एंड 1। अब इसको 2, 8, 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इनमें फिल करके देखना है। किस तरह से फिल करेंगे हम एक एक का देखते हैं कि किस तरह से फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, लेकिन क्या मुझे पता चला कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डालने हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भरूंगी मैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगी? ये तो मुझे अबाउ प्रिंसिपल ने नहीं बताया। अबाउ प्रिंसिपल ने मुझे क्या बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में जो है वो भरते हैं, ठीक है। इतना लग गया पता। अब मुझे लगता है कि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।